Hello student, in this video we will learn about nature and significance of management. First, we will learn about what is management. Actual definition was given that management has therefore been defined as a process of getting things done with the aim of achieving goal effectively and efficiently. मैनेजमेंट का काम यही होता है कि जो भी कंपनी का गोल है उसको अचीव करे, किस वे में, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली. गोल अचीव करना मतलब जो कंपनी का एम होता है उसको अचीव करना. वो एम कुछ भी हो सकता है कंपनी का. और मैनेजमेंट इज़ नॉट अ थिंग, इट इज़ अ प्रोसेस. हम लोग कोई भी काम करेंगे मैनेजमेंट के अंदर तो वो एक प्रोसेस होगा, कोई थिंग नहीं होगी. और मेन इसका मोटिव ही यही होता है कि जो भी हमारा कंपनी का गोल है उसको अचीव करना है इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली. अब हम जानेंगे कि इफ़ेक्टिवली क्या होता है और इफ़िशिएंटली क्या होता है. हम लोगों को तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है मैनेजमेंट के अंदर, एक प्रोसेस, एक इफ़ेक्टिवली और एक इफ़िशिएंटली. तीनों ही बिजनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. हम कोई भी काम करेंगे उसके लिए हमें प्रोसेस तो बनाना पड़ेगा, हमें किस फॉर्म में उस काम को करना है. लेकिन इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम. इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है कि काम तो हमें पूरा करना ही है पर टाइम पे कंप्लीट करना है. और इफ़िशिएंसी का मतलब होता है कि कंप्लीट विद मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. कॉस्ट भी कम होनी चाहिए और जो रिसोर्स हम यूज़ ले रहे हैं वो भी ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हम मतलब जो भी मटेरियल हम बना रहे हैं या कुछ भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाए लेकिन हमारी कॉस्ट कम से कम लगे. जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग 100 यूनिट्स बनानी है या हम 100 शूज़ बनाने हैं 3 दिन में, तो वो काम तो हम कर लेंगे 3 दिन में. लेकिन हमें 3 दिन में करने के लिए हमें अगर कॉस्ट ज़्यादा लग गई है तो उस काम को इफ़ेक्टिवली तो हो गया लेकिन इफ़िशिएंटली वो काम नहीं हुआ. तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि भाई कॉस्ट कम से कम लगे, वो काम टाइम पे कंप्लीट हो, तभी हमारा एक प्रॉपर मैनेजमेंट सही तरीके से होता है. इफेक्टिवली का मेन कंसिडरेशन इसका होता है कि उसका एंड रिजल्ट जो है हमारे वर्क ऑन टाइम, मतलब टाइम पे वर्क कंप्लीट किया. और हमें कैसे पता चलेगा कि वर्क टाइम पे कंप्लीट हुआ? कि हमारा एंड रिजल्ट देख के हम लोगों को पता चलेगा कि हमारा वर्क टाइम पे कंप्लीट हुआ है या नहीं. हम लोग बोलते जाएंगे हो जाएगा, करने से कुछ नहीं होता है. एट लास्ट जब हम एंड रिजल्ट देखेंगे कि 3 दिन का टाइम दिया, वो 3 दिन में कंप्लीट हुआ है, तब हमें पता चलेगा कि वो हमारा काम जो भी है वो इफेक्टिवली कंप्लीट हुआ है. और इफ़िशिएंसी में मेन कंसिडरेशन होता है उसकी कॉस्ट, के कॉस्ट जो है हमारी कम से कम लगनी चाहिए. ये होता है इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली. अब इफ़ेक्टिवनेस वर्सेस इफ़िशिएंसी मतलब दोनों ही हमारे कंपनी के अंदर ज़रूरी है. जैसे मैंने बताया कि एक के होना, जैसे वर्क टाइम पे कंप्लीट तो कर लिया लेकिन उसकी कॉस्ट ज़्यादा ही है तो वो भी हमारे लिए, कंपनी के लिए हार्मफुल है. और ये भी है कि भाई कॉस्ट तो कम आ गई है लेकिन वो वर्क टाइम पे करके नहीं दिया, टाइम ज़्यादा लग गया है, तो वो भी हमारे कंपनी के लिए हार्मफुल है. तो दोनों ही हमारे कंपनी के साथ साथ लेके चलने में इजी रह जाते हैं. दोनों ही चलेंगे तो कंपनी में प्रॉफिट अच्छा कमाएंगे और कंपनी की रेपुटेशन भी अच्छी रहेगी. वो मार्केट से compete करने में उसका योगदान ज़्यादा अच्छा रहेगा. अब आते हैं मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पे. फर्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. गोल ओरिएंटेड मतलब इसका गोल होता है, मैनेजमेंट का गोल होता है कि जो भी हमारा कंपनी का जो भी मेन टास्क है वो कंप्लीट करना. अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे किसी बच्चे को 95% चाहिए तो वो पढ़ाई अपने उसी हिसाब से करेगा, 95 के हिसाब से. किसी को पास आउट होना है तो वो पढ़ाई अपनी उस हिसाब से करेगा. तो मतलब हमारा खुद का गोल है कि हमें 95% लाने हैं तो हम लोगों को उस हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी. स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी. ये नहीं टाइम पास कर लिया स्टार्टिंग में तो एंड में ऑटोमेटिक 95% मिल जाएंगे, नहीं हो सकता ये तो. इसीलिए हमारे गोल ओरिएंटेड ये इसलिए है कि इसका काम
हम लोगों को उसी हिसाब से करना चाहिए ताकि जो हमारा गोल है कंपनी का वो अचीव होता है। तो मैनेजमेंट अपना काम उसी हिसाब से करता है कि बिजनेस का जो भी गोल होगा वो टाइम पे अचीव हो। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज ऑल परवसिव। परवसिव का मतलब होता है कि मैनेजमेंट जो यूनिवर्सल है, ठीक है, मैनेजमेंट जो है यूनिवर्सल है, मतलब हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। छोटा काम हो या बड़ा काम हो, कोई भी काम हो जहाँ मैनेजमेंट, हर जगह पे मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती ही है हम लोगों को। चाहे हम घर के अंदर भी देख लो, हमारी मदर्स जो होती है वो मैनेजमेंट के हिसाब से ही काम करती है, अपना मैनेज, घर में सब चीज़ें सिस्टमेटिक रखना, मैनेज करना, आप लोगों को भी टाइम टू टाइम खाना देना, नाश्ता देना, हर चीज़ मैनेज होती है। तो कोई भी जगह हो वहाँ पे हर जगह पे मैनेजमेंट ज़रूरी है। बिना मैनेजमेंट कोई काम कहीं पे भी नहीं हो सकता। तो कंपनी में भी कोई भी काम बिना मैनेजमेंट के नहीं हो सकता, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो। हमारा गोल अचीव करने के लिए मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशन में 3 पार्ट आ जाते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब वर्क में क्या आ जाता है कि हमें काम करना है, फैक्ट्री के अंदर काम हो रहा है, मैनेजमेंट का काम यही होता है कि हमें काम करना है और करवाना है, ठीक है, वर्क पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है और हमारा जो गोल है उसे अचीव करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया। सेकंड आता है पीपल। अब काम तो करना है, ठीक है, काम करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है कि पीपल से काम करवाना कैसे। मैनेजमेंट का एक और काम भी होता है कि काम करवाना, काम करना भी होता है और काम करवाना भी होता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज आप जैसे जानते हो ह्यूमन रिसोर्सेज है। तो मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही होता है कि जो वर्कर्स होते हैं उनसे काम करवाना। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे कंपनी के अंदर गोल अचीव करने के लिए जो वर्कर्स होते हैं या ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, जो उसको ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हमें कैसे करना है, किसको क्या काम देना है, किससे क्या काम करवाना है, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम आ जाता है कि पीपल से कैसे काम करवाना है। ये मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट काम भी होता है। जैसे हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था गेटिंग वर्क डन, गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल, पीपल के द्वारा कैसे वर्क करवाना है। यह भी सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मेजर टास्क हो जाता है मैनेजमेंट के लिए। ये हो गया सेकेंड डायमेंशनल। जैसे इसमें एक पॉइंट और लिखा हुआ है, 1-2 पॉइंट्स और लिखे हुए हैं। इट इम्प्लाइज डीलिंग विद एम्प्लॉयज़ एंड इंडिविजुअल विद डाइवर्स नीड एंड बिहेवियर। हम लोगों को एम्प्लॉयज़ के लिए भी उनके बिहेवियर के लिए, उनके नीड्स के लिए कि भाई उनको क्या ज़रूरत है, क्या नहीं ज़रूरत है, किस तरीके से काम वो कर सकते हैं, किस तरीके से नहीं कर सकते हैं, उनको इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना, उनको उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना ताकि वो भी कंफर्टेबल रहे, हम भी कंफर्टेबल रहे और वो अपना काम इजीली कर सके। सेकंड होता है कि कोई एक तो काम नहीं कर सकता, हमें ग्रुप में साथ काम करना होता है। तो मैनेजर का ये भी एक परफॉर्मेंस होता है कि सबको एक साथ लेके चले, ठीक है, सबको एक साथ काम करवाए, जिससे ईजी रह जाता है हमारा गोल अचीव करने के लिए। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन। ऑपरेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पीपल एंड वर्क। दोनों कामों को लेने के बाद हमारा एट लास्ट जो रिजल्ट निकलता है या जो हमारा गोल अचीव होता है वो ऑपरेशन होता है। अब पीपल भी ले लिया, वर्क भी ले लिया, हमें पता है क्या काम करना है, हमें किन से काम करवाना है वो भी पता है। तो अब उन दोनों को मिक्सअप करके हमारा एंड गोल रिजल्ट जो होता है, जो भी हमारा जो ऑपरेशन है उस पर हम काम करेंगे और हमारा जो कंपनी का गोल है वो इजीली अचीव हो जाएगा। जो भी हमारा टास्क होता है वो पूरा टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली भी, टाइम पे और मिनिमम कॉस्ट पे। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। यस, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट जो है हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे प्लानिंग की, फिर उस प्लानिंग को हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, फिर हम उसको डायरेक्ट करवाया कि क्या कौन क्या करेगा, स्टाफिंग करवाई, मतलब कौन क्या काम करेगा, कौन सा पीपल कौन से वर्क में करेगा, फिर उसको कंट्रोल किया ताकि हमारा कंट्रोलिंग में ये मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कम से कम कॉस्ट में अच्छा से अच्छा काम हुआ है या नहीं हुआ है, क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। कंट्रोलिंग के बाद जो कंट्रोलिंग का रिजल्ट बनता है उससे हम अगेन प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि उसी कंट्रोलिंग के रिजल्ट के हिसाब से ही प्लानिंग होती है। मतलब इसमें हम लोग एक मेन इंपॉर्टेंट ये भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज नेवर एंड, वो कभी एंड नहीं होता है।
अगर गोल अचीव हो भी गया है तो वो आगे की फ्यूचर की देखेगा, मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी आप लोगों को पता ही है, ये किसी एक से तो कुछ नहीं होने वाला है, किसी एक बंदे से पूरा काम तो होने वाला नहीं है। एटलीस्ट वो सबको काम डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उनसे काम करवाएगा। तो ये सब चीज़ें भी है कि सबको साथ लेके चलना ही मैनेजमेंट है, सबको साथ लेके चलना ही मैनेजमेंट है। किसी एक बंदे से सब कुछ नहीं होता है। चलो वो एक बंदा मैनेजमेंट जो है प्लानिंग कर लेगा, तो फिर उसको एग्जीक्यूट भी तो करना पड़ेगा, किसको क्या काम करवाना है वो भी तो देखना पड़ेगा। तो हर चीज़ में मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, और मैनेजमेंट जो है सबको साथ लेके चलने वाला है, इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। नाउ मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन कैसे है कि कोई भी चेंजेस आते हैं तो मैनेजमेंट है इजीली एक्सेप्ट करे, मैनेजमेंट इजीली एक्सेप्ट करे। लाइक जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पहले बैंक्स में हर चीज़ रिटर्न में होता था, पेपर वर्क होते थे किसी टाइम में, लेकिन अब सब कंप्यूटराइज हो चुका है। तो हम लोगों को भी वो चेंजेस करने चाहिए। हम पहले कंपनीज के अंदर भी सब पेपर वर्क होते थे, सब अकाउंट्स पेपर पे बनते थे, बड़ी बड़ी वो बुक्स होती थी, लेकिन अब जो है सब कुछ कंप्यूटराइज हो चुका है, तो हमें भी उसके साथ साथ कदम मिला के चलना चाहिए। तो मैनेजमेंट ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि वो इजीली चेंज कर सके अपने को एनवायरनमेंट के हिसाब से, उनको चेंजेस करने में इतनी डिफ़िकल्टी ना आए, वो इजीली कोई भी चेंज को अडॉप्ट कर सके और उसको एप्लीकेबल कर सके। और कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं बाहर डायनेमिक इन्वायरमेंट में, या कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे कि जो हमें ज़रूरी हो जाएगा, जैसे कोई गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आ गया तो वो हमें हैंड टू हैंड उसको चेंज करना ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कंपनी का कि उसको चेंज करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आए, वो इजीली डायनामिक रहे कि चेंजिंग इजी हो जाए उनके लिए। तो ऐसी उनकी प्लानिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ ए इंटेंजिबल फोर्स। ये आप लोग जानते ही हो कि हम लोग मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, हम लोग उसको फील कर सकते हैं। लाइक कि हमें दिख रहा है, उसका रिजल्ट आने के बाद हम लोगों को दिखेगा कि हाँ मैनेजमेंट अच्छी थी या मैनेजमेंट बुरी थी, या हम डेली बेसिस पे भी देख सकते हैं कि हमारा टारगेट अचीव होने के चांसेस है या हम सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो उससे हम लोगों को पता चल सकता है, हम लोग उस चीज़ को फील कर सकते हैं कि मैनेजमेंट अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है। उसको हम लोग देख नहीं सकते, इट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। वी कैन सी बट वी कैन फील to see the end result. Now, objective of management. There are three objectives: organizational, social and personal. First, we have to learn about what is organizational objective. Organizational का यहाँ से इस वर्ड से हमें पता चल रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल के लिए काम कर रहा है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, वही ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। इसमें भी 3 पार्ट्स आएंगे: सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। अब इन 3 पार्ट्स को पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ जाएगा। सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सर्वाइवल मतलब कि वी आर इनफ टू अर्न रेवेन्यू, वी आर इनफ टू अर्न रेवेन्यू। सर्वाइवल का मतलब हमारे पास इतना होना चाहिए कि हमारी कॉस्ट जो है वो रिकवर हो जाए और हम यहाँ इस इन्वायरमेंट के अंदर या इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव कर सके, हमारा बिजनेस जो है वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, ये हमारा मोटिव होता है कि हमारा बिजनेस कितने सालों तक सर्वाइव करेगा। अब सर्वाइव करना ही सब कुछ नहीं होता है। हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, बेच रहे, ठीक है, चल रहा है, वो ही सब कुछ नहीं होता है। हम बाहर की कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड से भी हम लोगों को कम्पीट करना पड़ेगा। तो फिर हमारा आता है उसके बाद प्रॉफिट मोटिव, कि प्रॉफिट सर्वाइव करना ही नहीं है, हमारा प्रॉफिट कमाना भी सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि प्रॉफिट कितना होना चाहिए। कॉस्ट लगी है तो उस कॉस्ट पे हम लोगों को प्रॉफिट भी कमाना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोगों की कॉस्ट लगी है उतना हमने गेन किया है। सर्वाइव का मतलब ये है कि जितनी कॉस्ट लगी उतना गेन हो गया, इनफ है। हर बार देता इनफ नहीं होगा, हमें प्रॉफिट भी चाहिए। तो मेन मोटिव ये भी होता है कि हमारा प्रॉफिट, मैनेजमेंट का सबसे मेन मोटिव यही होता है कि हमें एटलीस्ट कंपनी के अंदर प्रॉफिट होना ही चाहिए। प्रॉफिट होगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव भी कर पाएगी। नेक्स्ट होता है ग्रोथ। अब प्रॉफिट करना है तो हमें ग्रोथ भी करनी पड़ेगी कंपनी की। तो ग्रोथ कैसे होगी कि हम हमारे इंडस्ट्री के अंदर हम न्यू चीज़ें लाएं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करें, उसको ग्रोथ करें, पैसा कम से कम लगाए और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाए और
हम लोगों को ये भी आना चाहिए कि हम हमारी मनी को कैसे इन्वेस्ट करें। जो प्रॉफिट आ रहा है, मेन ग्रोथ कैसी होगी कि प्रॉफिट जो आ रहा है उसको अच्छे से इन्वेस्ट करना, या तो बिजनेस में इन्वेस्ट करो या बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट करो, उस पैसों को और बढ़ाना। सबसे मेन मोटिव यही होता है कि प्रॉफिट को और हम लोग को इन्वेस्ट करके उसको और ज़्यादा बढ़ाना। तो वही, उसी से ही हमारी कंपनी की ग्रोथ होगी। हम बाहर साइड में लगाएंगे तो जैसे शेयर्स में लगाते हैं तो हम लोगों की भी रेपुटेशन बढ़ेगी, और कंपनी के अंदर लगाते हैं तो न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे, न्यू न्यू मशीनरीज़ का यूज़ करेंगे, तो उससे भी हमारी प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो ग्रोथ ऑटोमेटिक होगी। नेक्स्ट आता है सोशल। सोशल मतलब सोसाइटी के हिसाब से कि हम जो काम करें वो सोसाइटी को बेनिफिशियल होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ बिजनेस के हिसाब से ही नहीं, सोसाइटी के हिसाब से भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि जैसे हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कम कॉस्ट में लोगों को प्रोवाइड करवाएं ताकि वो इजी रहे हर किसी के लिए परचेज करना। यही नहीं कि जो हायर लेवल्स होते हैं, जैसे जो अच्छे लोग होते हैं, अमीर लोग हम लोग कह सकते हैं, कि वो ही खरीदे, नॉर्मल लोग भी हमारा प्रोडक्ट खरीद सके। नॉर्मल लोगों ज़्यादा खरीदेंगे तो ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा, बेनिफिट भी ज़्यादा रहेगा। तो वो चीज़ होती है कि हमारा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सप्लाई करें और कम कॉस्ट पे, तो हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा। ठीक है, मेन इसका एक और मोटिव भी होता है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। हम लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी जनरेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज भी निकालें हम ताकि लोग आए हमारी कंपनी के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स काम करें, तो हमारी कंपनी के लिए अच्छा है। और फाइनेंशियल सपोर्ट, जैसे हम जो कमा रहे हैं उसका कुछ परसेंट हम बाहर के साइड में, जैसे कुछ स्कूल्स में डोनेट कर दिया, कुछ चैरिटीज़ में डोनेट कर दिया, या कुछ ऐसे काम भी करें जो लोगों के लिए करे ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिले थोड़ा। कोई भी चैरिटी में दे दिया, कोई मेडिकल कैंप लगा दिया, या कुछ भी ऐसा काम करे जो लोगों के बेनिफिशियल हो, ताकि हमारी रेपुटेशन उससे ऑटोमेटिक बढ़ेगी भी और लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा काम होगा। नेक्स्ट है पर्सनल। पर्सनल का मतलब आ जाता है एम्प्लॉयज़। क्या आ जाता है पर्सनल का? एम्प्लॉयज़। अब हमने ऑर्गेनाइजेशन का सोच लिया, सोसाइटी का सोच लिया, तो अब हम एम्प्लॉयज़ का भी सोचेंगे, हमारी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ का भी सोचेंगे, तो उनके लिए भी अच्छा काम हम लोगों को करना पड़ेगा। उनके लिए प्रॉपर मतलब उनकी पर्सनैलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हमें अच्छे से अच्छे बैकग्राउंड देना पड़ेगा, उनको एक्सपीरियंस लोगों को रखना पड़ेगा ताकि वो एक्सपीरियंस हो जाए, उनको अच्छी गाइड मिले, वो अच्छी ट्रेनिंग मिले, अच्छा जैसे रिम्यूनरेशन मिले, कमीशन अच्छा मिले, सैलरीज बोनस टाइम टू टाइम मिले, वो इंकरेज हो, मोटिवेट हो, उनको अवार्ड दिए जाए, उनको सैलरी टाइम टू टाइम दी जाए, और एक दूसरे से थोड़ी कंपटीशन की भावना भी रखे ताकि वो अपना काम और ज़्यादा अच्छा करे। तो ये सब चीज़ें हो जाती है जो पर्सनल में आ जाती है। ये कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स को या एम्प्लॉयज़ को हम लोग कह सकते हैं कि किस तरीके से हैंडल करें, उनको गुड एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करें, उनको रेस्पेक्ट दे, मोटिवेशन दे। यही सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मोटिव है। नाउ अब हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या क्या है। फर्स्ट, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। यह मैं पहले भी पढ़ लिया कि जो हमारा ग्रुप गोल होता है वो मैनेजमेंट हेल्प करता है अचीव करने में। जो भी कंपनी का गोल होगा उसे हेल्प करेगा अचीव करने में, तो वही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट ही सारे काम करेगा कि हमारा ग्रुप गोल जो है, जो हमारा कंपनी का गोल है, वो कैसे अचीव हो। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि वो इफ़िशियंसी को कैसे इंक्रीज करें, लाइक कि हमारी कॉस्ट कम से कम लगे और प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा बने। तो सारा जो प्रोसेस होता है हमारा मैनेजमेंट का, वो इसी को ध्यान रख के बनाया जाता है। जो भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग सब कुछ हम लोग करेंगे वो इसी को ध्यान रख के करेंगे कि हमारी कॉस्ट ज़्यादा कम से कम लगे और प्रॉफिट हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारा जो भी मैनेजमेंट है वो उसी हिसाब से बनाए, अपना काम उसी हिसाब से करे कि कोई भी चेंजेस करने में उन लोगों को 10 बार सोचना ना पड़े। इजीली कोई भी चेंज हमारे कंपनी के अंदर कर सकते हो, चाहे वो कोई पॉलिसीज़ में हो, चाहे इंटरनल हो, चाहे आउटसाइड हो। तो हमारा जो कंपनी के अंदर जो नेचर है या लोगों के बीच में वो फैमिलियर हो, ताकि हम लोग इजीली कोई भी चेंजेस को एप्लीकेबल भी कर सके और उस पर वर्क भी कर सके, और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के कंपटीशन को चैलेंज भी कर सके इजीली।
मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने के लिए हेल्प करता है। लाइक पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गई हमारी टीम, हमारे वर्कर्स, उनको मोटिवेट करना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, वो अच्छा से अच्छा अपना रिजल्ट दे। जो जितना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा उसको इतना अच्छा बेनिफिट मिलेगा, तो वो अपना रिजल्ट ऑटोमेटिक अच्छा देते हैं। तो एक दूसरे से ये भी मैनेजमेंट का काम है कि उनसे वर्क करवाना कैसे और किस वे में करवाना है। मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, कि वो सोसाइटी को डेवलप करने के लिए भी हेल्प करे अच्छे से अच्छे। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बाहर डाले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे उस कंपनी से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स आए। कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ भी रखे कंपनी के अंदर, स्पेशलिस्ट, उनको ट्रेनिंग मिले प्रॉपर। तो हर चीज़ ये होगी तभी हमारा अंदर का जो है ये सोसाइटी को भी बेनिफिट मिल सकता है। कुछ चैरिटी बेसिस पे भी करे, कुछ ऐसे कैंप लगाए और अच्छा प्रोडक्ट लोगों में सप्लाई करे, क्वालिटीज़ अच्छी रखे, तो ये भी सोसाइटी को हेल्प होगी। नाउ नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का नेचर कैसा होना चाहिए। अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट में 3 पार्ट्स आ जाते हैं, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। 3 नेचर हो गए, आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। हम अब फर्स्ट पढ़ेंगे कि आर्ट के अंदर मैनेजमेंट एज अ आर्ट क्यों है। तो आर्ट के अंदर 3 चीज़ें आ जाती है, जैसे आर्ट इज एन स्किलफुल, नेक्स्ट आता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन एंड थर्ड आता है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये 3 चीज़ें हो जाती है, इससे ये प्रूफ होता है कि वो आर्ट है। अब आर्ट होता क्या है, पहले सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि इसके अंदर ये हो जाता है, आर्ट का मतलब होता है कि हर किसी में अपना अपना एक प्रॉपर अलग एक आर्ट होता है। जैसे किसी के अंदर डांसिंग का, किसी के अंदर सिंगिंग, राइटिंग, ड्राइंग, हर किसी का अलग अलग आर्ट होता है। लेकिन उस आर्ट को हम लोग नॉलेज एज हम लोग कहीं से सीखते हैं, ठीक है। हम लोग पहले आर्ट्स की बात करेंगे, फिर अपने बीएम की बात करेंगे। पहले हम आर्ट्स नॉर्मली बात करते हैं कि एक आर्ट जो होता है वो हर किसी का अलग अलग होता है और हर कोई मतलब उसमें पर्सनलाइज ऐसे ही नहीं हो जाता है। उस चीज़ के बारे में सीखता है, उसके बारे में पढ़ता है, उसकी प्रैक्टिस करता है, तब कोई वो जाके किसी फील्ड में अच्छा बनता है। ये हो गई। अब पर्सनलाइज एप्लीकेशन, पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब है कि वो जो आर्ट सीखने के लिए वो क्या करते हैं कि उस बारे में अपनी नॉलेज लेते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में प्रैक्टिस करते हैं, उसको कहीं ना कहीं से सीखते हैं और उसको और इम्प्रूव करते हैं। ये आर्ट हो जाता है कि उसके बारे में प्रॉपर वो लोग ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये सब भी हो गया। अब हम बीएम की बात करते हैं तो हम लोग में भी क्या होता है कि हम जब बीएम पढ़ते हैं तो उसके बारे में सीखते हैं। पहले मैनेजमेंट जब हम पढ़ते हैं उसके बारे में पहले हम सीखेंगे कि स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई मैनेजमेंट होता कैसे है। धीरे धीरे और उसके बारे में हायर स्टडीज़ करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसको एप्लीकेबल करेंगे। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज अ आर्ट एप्लीकेबल है, क्योंकि आर्ट के अंदर हमारे पास उस चीज़ का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो चीज़ हम लोगों को आनी चाहिए। हर किसी का अलग अलग होता है, पर हम लोग सीखते कहाँ से हैं कि किसी स्पेशलिस्ट से या कोई स्कूल से या कोई कोचिंग सेंटर से। तो वो भी यही है, मैनेजमेंट भी हम लोग कहीं ना कहीं से सीखते हैं और कोई आर्ट जो हमारा होता है वो भी हम कहीं ना कहीं से सीखते हैं। अब आर्ट तो सीख लिया, लेकिन उनके करने का क्रिएटिव मतलब उनके करने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे हम लोग 2 सिंगर्स की बात करते हैं, एक सिंगर हम अभी का कोई ले लेते हैं लाइक हनी सिंह, और एक सिंगर हम पुराना कोई ले लेते हैं जो पुराने गाने गाता है। दोनों में ही आर्ट है, किस चीज़ का, सिंगिंग का आर्ट है, लेकिन उनको गाने का तरीका अलग अलग है। सुर तो वही सारे गामा है जो इन लोगों ने सीखा तो उन लोगों ने एक ही चीज़ है, सेम चीज़ है, लेकिन वो अपने अपने तरीके से उसको एप्लीकेबल करते हैं। ये अपने तरीके से एप्लीकेबल करता है और ये अपने तरीके से एप्लीकेबल करता है। ये अपने तरीके से गाता है और ये अपने तरीके से गाता है। अब यही हम डांसिंग में ले लेते हैं। ये कोई भी एक लड़की है जो क्लासिकल सीखती है और ये हिप हॉप सीखती है। दोनों ने डांसिंग क्लासेस ज्वाइन की थी, दोनों ने ही पढ़ाई की उस बारे में, दोनों ने उस चीज़ का नॉलेज लिया, सेम चीज़ का नॉलेज लिया डांस का, लेकिन अपने अपने तरीके से आगे पढ़ाई की। इसने अपने क्लासिकल में पढ़ाई की और इसने अपने हिप हॉप में पढ़ाई की। तो यही चीज़ है कि हम लोग सीखते एक ही चीज़ है। मैनेजमेंट के अंदर पढ़ाई उसी चीज़ की करेंगे, लेकिन एप्लीकेबल अपने अपने हिसाब से करेंगे। हर बिजनेस का मैनेजमेंट अलग अलग होगा, हर किसी में काम करने का तरीका अलग अलग होगा, हर फर्म अलग अलग होगा, हर प्रोडक्ट उनका बनाने का प्रोडक्ट अलग अलग होगा।
उनका गोल अलग अलग होगा, तो उसी गोल के हिसाब से वो अपना काम करेंगे। हर किसी के काम करने का तरीका अलग होगा, हर किसी के फॉर्मूलाज अलग होंगे, प्रिंसिपल्स अलग होंगे, तो ये चीज़ें उन पे डिपेंड करेगी। जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज आ गया कि भाई उनको थ्योरी की नॉलेज तो हम लोगों को बराबर मिल गई, ठीक है, थ्योरी की नॉलेज हम लोगों को स्कूल से बराबर या किसी भी कोचिंग सेंटर से सबको इक्वल मिल गई, लेकिन सबका करने का तरीका अलग अलग आ गया। पर्सनलाइज नॉलेज मतलब सबके अलग अलग तरीका हो गया। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था कि हनी सिंह का तरीका अलग है और किसी पुराने सिंगर का नेम ले लो तो उसका अलग है, वही चीज़ इसमें भी आ गई। जैसे हम किसी टू डांसर्स को सेपरेट कर सकते हैं, 2 स्पीकर्स को सेपरेट कर सकते हैं, 2 एक्टर्स को सेपरेट कर सकते हैं। एक्टिंग सबने सीखी है, पकड़ने का तरीका शाहरुख खान का अलग है, सलमान का अलग है, तो वही चीज़ डिफरेंट आ गया कि हर किसी का तरीका अलग है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, वो सब उनके किस पे बेस करता है, उनकी प्रैक्टिस, किस चीज़ में उसकी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस चीज़ में अपने कला को और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं, तो वो चीज़ इसमें डिपेंड हो जाती है कि वो प्रैक्टिस किस चीज़ में कर रहे हैं। जो चीज़ उनको आती है उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं वही अप्लाई कर रहे हैं। तो हर किसी फॉर्म में अलग अलग चीज़ होगी, वो उस चीज़ की आपको प्रैक्टिस, थोड़ा ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी कि इस वर्क को करने के लिए हमें क्या करना है, तो वो प्रैक्टिस मैनेजमेंट को भी लेनी पड़ती है, और उसी के हिसाब से मैनेजमेंट को अपना काम करना पड़ता है। तो ये हो गया मैनेजमेंट एज अ आर्ट, और हैंस प्रूव्ड दिस मैनेजमेंट एज अ आर्ट, कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। तो आप इसको एक बार थ्योरेटिकल सब पढ़ लेना कि थ्योरी के अंदर क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के बुक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो और डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। अब पढ़ते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब मैनेजमेंट एज अ साइंस के भी 3 पॉइंट्स हैं। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज क्या होता है कि साइंस के अंदर काम करने के लिए हम लोगों को एक नॉलेज की ज़रूरत होती है, वो भी एक सिस्टमैटिक वे में। लाइक कि हर किसी को, जैसे हम लोग कोई क्या बोलते हैं, वाटर का फॉर्मूला ले लेते हैं, वो सेम रहेगा, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो वही चीज़ हो जाती है कि हमें एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए, जो हम नॉलेज चाहिए वो एक सिस्टमैटिक होना चाहिए और वो सेम रहना चाहिए, सेम ही रहता है साइंस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। जो भी साइंस के अंदर जो भी प्रिंसिपल बनते हैं, जैसे H2O बना, H2O से क्या बनता है, वाटर। अब ये कहाँ से आया फॉर्मूला, कोई एक्सपेरिमेंट किया हम लोगों ने, साइंटिस्ट ने या किसी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया तब ये फॉर्मूला बना। तो मतलब साइंस के जो भी प्रिंसिपल होंगे वो किसी ना किसी फॉर्मूले से या किसी ना किसी एक्सपेरिमेंट से ही बने, ये प्रूफ है। और ये 100% प्रूफ है कि कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट किया है तब साइंस के सारे प्रिंसिपल्स बने। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट तो किए थोड़े बहुत, लेकिन सारे प्रिंसिपल उसी बेसिस पे नहीं बने। कुछ ह्यूमन की थिंकिंग से भी बने, कुछ उनके पर्सनल व्यू से भी बने। तो मैनेजमेंट हम एज अ साइंस पूरी प्रॉपर नहीं कहते हैं। हाँ, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, वो हमने नॉलेज हम लोगों ने स्कूल से किसी इंस्टीट्यूट से ली है, लेकिन प्रिंसिपली एक्सपेरिमेंट पे सारा प्रिंसिपल बेस नहीं है। साइंस का पूरा प्रॉपर एक्सपेरिमेंट पे बेस है, लेकिन मैनेजमेंट एक्सपेरिमेंट पे बेसिस नहीं है। अब नेक्स्ट होता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी मीन्स यही सब बातें हैं कि साइंस जो है हर चीज़ एक्सपेरिमेंट से बनती है, हर चीज़ उसका एक सिस्टमेटिक फार्मूला होता है, हर चीज़ का फार्मूला होता है जो यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड में H2O सेम ही रहेगा, कहीं पे भी चेंज नहीं होने वाला है। तो मतलब कोई भी फार्मूला निकलता है तो साइंस के लिए सब जगह सेम है, लेकिन मैनेजमेंट के लिए सेम नहीं है। यहाँ अलग मैनेजमेंट होगी, हर किसी फॉर्म में अलग अलग मैनेजमेंट होगी, उसके फॉर्मूलाज। चलो हम लोग एज अकाउंटिंग बात करते हैं तो अकाउंटिंग के बनाने का हर किसी का तरीका अलग है। चीज़ वही है, सेम है फॉर्मूला कि भाई बैलेंस शीट ऐसे ही बनेगी, ये चीज़ असेट में ही आएगी, ये चीज़ लाइबिलिटी में ही आएगी, असेट वाली लाइबिलिटी में नहीं आ सकती और लाइबिलिटी वाली असेट में नहीं आ सकती। ये फॉर्मूला सेम है, लेकिन हर किसी का अप्लाई करने का तरीका अलग अलग है, हर फर्म में अप्लाई करने का तरीका अलग अलग है, हर जगह पे अप्लाई करने का तरीका अलग अलग है। ये कह सकते हैं हम लोग कि साइंस के सारे फॉर्मूलाज हर जगह यूनिवर्सली सेम रहेंगे, लेकिन मैनेजमेंट के नहीं। हर किसी का ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग होगा, जैसे उसने पढ़ाई की है वो वैसे एप्लीकेबल करेगा, जैसा फर्म होगा वैसे उस चीज़ को वो एप्लीकेबल करेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं मैनेजमेंट जो है वो साइंस नहीं है, पूरा प्रॉपरली साइंस नहीं है।
थोड़े बहुत पॉइंट सेम हैं बट सारे नहीं, तो आप इसको पूरा थ्योरेटिकली पढ़ लेना एक बार। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? सबसे पहले हम लोग ये पूछते हैं कि प्रोफेशन क्या होता है, कि कोई किसी प्रोफेशन में अच्छा है, जैसे डॉक्टर का हो गया प्रोफेशन, ठीक है, इंजीनियर का कोई प्रोफेशन हो गया, तो ये होते हैं प्रोफेशंस कि वो अपनी फील्ड के एक ही फील्ड के अंदर पढ़ाई करता है, उसी फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस्ड होता है। ये प्रोफेशन हमारे अकाउंटिंग के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर भी कह सकते हैं कि हम लोग जैसे पढ़ाई की, हम लोगों ने मैनेजमेंट को पढ़ाई करने के लिए हमने MBA किया, जो जिसने MBA नहीं किया वो भी एक मैनेजमेंट ही है। तो दोनों बातें आ गई हमारे मैनेजमेंट के अंदर कि जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है वो भी एक मैनेज कर सकता है और जिन्होंने पढ़ाई की है वो भी मैनेज कर सकता है। लेकिन प्रोफेशन एक अलग डिफरेंट थिंग है कि जिसने किसी एक प्रोफेशन के अंदर काम किया है वही एक प्रॉपर उसी प्रोफेशन के अंदर आगे बढ़ सकता है। जैसे किसी ने डॉक्टर बने हैं तो वो डॉक्टर बन सकते हैं। इसके चलो पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन के पास एक पूरा प्रॉपर नॉलेज होता है, उसी फील्ड में वो पढ़ाई करता है, उसी फील्ड को आगे तक लेके जाता है, उसी फील्ड में अपनी जॉब करता है, सब कुछ वही फील्ड होती है, ठीक है। यही चीज़ में बताई हुई है दैट वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शंस, ये किसी के इंस्ट्रक्शन से या कहीं से उन्होंने पढ़ाई की है तो वो एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज रहता है उनके पास। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब जैसे देख, डॉक्टर, हर कोई डॉक्टर के फील्ड में नहीं जा सकता। अब मैंने डॉक्टर की पढ़ाई नहीं की तो मैं डॉक्टर की फील्ड में कैसे जा सकती हूँ? लेकिन हर किसी कोई भी मैनेजमेंट की फील्ड में जा सकता है, हर कोई मैनेजमेंट की फील्ड में तो जा सकता है। जिसने मैनेजमेंट की पढ़ाई की है वो भी जा सकता है, जिसने नहीं की वो भी जा सकता है। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन भी मुश्किल है क्या ना, कि प्रॉपरली एज अ प्रोफेशन है। अब प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। अब प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि कोई भी प्रोफेशन में आता है, तो जैसे लॉयर है तो वो अपने प्रोफेशन के अंदर ही काम करेगा। जैसे लॉयर का जो है प्रोफेशन, लॉयर का जो प्रोफेशन है वो बार काउंसिल विद उसमें रेगुलेट करवाता है, फिर वो कोई भी मतलब क्या बोल सकते, कोर्ट के अंदर अपनी कोई भी केस को लड़ सकता है। लेकिन ऐसा मैनेजमेंट के लिए कोई कुछ भी नहीं बना हुआ है कि मैनेजमेंट की डिग्री हम वहाँ से लेंगे या कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वहाँ जाके कंसल्ट करेंगे। मैनेजमेंट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं बना हुआ है। तो प्रोफेशनल कोई एसोसिएशन नहीं है हमारे लिए जिसमें हम जाके बात कर सकते हैं, या ऐसा कुछ है कि जिसमें कोई भी इम्फोर्स या कोई फार्मूलाज या कई रूल्स रेगुलेशंस कुछ भी कहीं पे लिखे हुए हो। अब आता है इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब करने का हर किसी का एक तरीका होता है। जैसे हम डॉक्टर का मान लेते हैं, तो डॉक्टर का भी काम करने का एक तरीका होगा प्रॉपर, ठीक है। उसी कुछ इथिक्स होंगे उनके, कुछ दायरे होंगे कि इसी दायरे में रह के उनको काम करना है, ये काम इसी तरीके से करना है। तो हर किसी प्रोफेशन का प्रॉपर इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक दायरा होता है कि उसी समान उनको काम करना है, उससे वो बाहर काम नहीं कर सकते। कुछ इथिक्स होते हैं, जैसे अब कुछ पुराने लोग होंगे, ठीक है, जैसे उनका एक इथिक होता है कि भाई हमारा ऐसा वो है कि हम लोग 6 बजे ही खाना खाते हैं, 6 बजे के बाद हम खाना नहीं खाते। तो वो कुछ इथिक्स हो जाते हैं उनके कि भाई ये काम हम लोगों को इसी टाइम पे करना है। वो तो फिर वो उसके लिए बहुत वो रहते हैं कि भाई ये काम इसी टाइम पे करना है तो करना है, तो वो उनके इथिक्स है। तो यही कंपनी के अंदर या किसी प्रोफेशन के अंदर इथिक्स आ जाते हैं कि उनके कुछ इथिक्स रहते हैं कि उस काम को उसी तरीके से करना है। लेकिन हमारे मैनेजमेंट के अंदर भी इथिक्स है, बट इनका हर किसी का नेचर अलग अलग होता है, तो वो उस हिसाब से अपने इथिक्स को फॉलो करेगा। अब आते हैं सर्विस मोटिव। अब सर्विस मोटिव, अब जैसे कोई एक लॉयर है, ठीक है, लॉयर कोई एक बंदा लॉयर को अपॉइंट करता है, तो लॉयर का काम क्या है, उसको जस्टिस दिलाना। उसकी सर्विस मोटिव क्या है कि उसको जस्टिस दिलाना है, तो उससे उसका क्लाइंट सेटिस्फाइड होगा। यही बिजनेस का भी मोटिव है, मैनेजर का भी मोटिव है कि उसका गोल जो होगा वो अचीव करवाना है। तो ये मैनेजमेंट का मोटिव है कि गोल उसका अचीव होगा, तभी उसका प्रॉपर मैनेजमेंट फॉलो होगा। तो ये सर्विस मोटिव दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसका सर्विस मोटिव ये होता है कि उसके क्लाइंट सेटिस्फाइड हो, उनको जस्टिस मिले, और हमारा मैनेजमेंट का सर्विस मोटिव होता है कि हमारा गोल जो है अचीव हो। और मैनेजमेंट की, जैसे हम इस प्रोफेशन में एक चीज़ और पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट की नीड हर जगह होगी। कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, तो उसका एक ऑफिस खोल रखा है, तो उसमें भी मैनेजमेंट की नीड रहेगी। तो मैनेजमेंट की नीड हर जगह पे रहती है, चाहे वो साइंस का प्रोफेशन हो, चाहे आर्ट्स का हो, या कोई भी प्रोफेशन हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, कोई टीचर हो, हर जगह पे हम लोग को एक मैनेजर की ज़रूरत पड़ती ही है। तो मैनेजमेंट हम लोग ये नहीं कह सकते प्रॉपरली
कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन, बट हाँ ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन में, हर प्रोफेशन में मैनेजमेंट की नीड होती ही है। इसको आप और डिटेल में पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। लोअर लेवल के बाद हमारे पास आते हैं वर्कर्स। हम इस चार्ट से पढ़ेंगे टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल। टॉप लेवल्स में कौन कौन आ जाते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टॉप लेवल मैनेजमेंट्स, जो हमारे प्लानिंग का काम करेंगे। किस चीज़ का काम करेंगे? प्लानिंग का काम करेंगे। क्या काम करेंगे? प्लानिंग का काम करेंगे। और वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, ये सब जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं पूरे फर्म के लिए। कोई लॉस होगा तो उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होंगे, कोई प्रॉफिट होगा तो उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होंगे। किसी को जवाब देना है तो ये देंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट। आउटर में किसी को जवाब देना है तो ये देंगे। तो फर्म, पूरी फर्म के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। सबको ध्यान रखना, सब चीज़ का ध्यान रखा, इंटर भी आउटर भी, सब चीज़ का ध्यान रखना किसका काम है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। मिडिल लेवल में कौन आ जाते हैं? सारे लेवल्स के मैनेजर्स। लाइक बहुत सारे लेवल्स होते हैं। प्रोडक्शन लेवल अलग हो गया, मार्केटिंग का अलग हो गया, ठीक है, सेल्स का अलग हो गया। हर लेवल होता है, हर लेवल के मैनेजर्स होते हैं। तो वो सारे मैनेजर्स किस में आ जाएंगे? मिडिल लेवल मैनेजर्स में। तो वो कांटेक्ट करेंगे सारे लेवल्स ऑफ मैनेजर्स को कि भाई जैसे प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन लेवल मैनेजर होगा, उसको हैंडल करेगा। और मार्केटिंग का होगा तो वो मार्केटिंग वाला हैंडल करेगा। फाइनेंस का होगा तो फाइनेंस वाला फाइनेंस को हैंडल करेगा। तो इस सब और सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम मार्केटिंग में कैसे जाएंगे? मार्केटिंग नहीं होगी तो हम सेल्स में कैसे जाएंगे? ठीक है, सेल्स नहीं होगी तो हमारे पास प्रॉफिट कैसे आएगा? तो सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और सबको एक साथ मिलके ही काम करना पड़ता है। फिर आते हैं ऑपरेशनल लेवल। ये लोग इनको काम देंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल को काम देगा, सारे मैनेजर्स को समझाएगा। और मिडिल लेवल क्या करेंगे? फिर वर्कर से काम करवाएंगे। क्या करेंगे? वर्कर से काम करवाएंगे। वर्कर से काम नहीं करवाएंगे, मतलब वर्कर्स तो अभी नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं, इसका नेक्स्ट लेवल आ जाता है। मतलब ये लोग अपने अंदर के कुछ लोग होंगे, उनसे काम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेल्स के अंदर और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो बहुत सारे वर्कर्स होंगे। तो सेल्स मैनेजर क्या करता है? अपना पूरा वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पूरे वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने जो अंदर लेवल्स वर्कर्स हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो मैनेजर्स होंगे वो नीचे वर्कर्स को अपना वर्क समझाएंगे, ठीक है। तो ये लेवल्स होते हैं, ये अपना काम इस तरीके से होता है कंपनीज के अंदर। ये टॉप लेवल मिडिल लेवल को समझाएंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, मिडिल लेवल ऑपरेशनल लेवल को इंस्ट्रक्शन देंगे, और ऑपरेशनल लेवल का काम होता है वर्कर से काम करवाना। ऑपरेशनल लेवल का काम होता है वर्कर से काम कराना। इसके बाद आते हैं वर्कर्स, इसके बाद आते हैं वर्कर्स। ऑपरेशन का काम सबसे इम्पोर्टेंट होता है वर्कर से काम करवाना, वर्कर्स का ध्यान रखना, उनको क्या चीज़ चाहिए, और सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सबके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तब इसको लगे कि इसकी ये नहीं सुन रहा है तो ये इसका इतना हक होना चाहिए कि टॉप लेवल से जाके बात कर सके। तो देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आप थ्योरेटिकली इसको पढ़ लेना। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया कि कितने फंक्शंस होते हैं, 5। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब हम बात करते हैं पहले प्लानिंग। कोई भी काम करने के लिए करने से पहले हम लोगों को प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, और वो प्लानिंग हमारे बिजनेस के अंदर करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, कि कोई काम हो रहा है तो वो किस तरीके से होगा, मिनिमम कॉस्ट में अच्छा से अच्छा हम लोगों को काम कैसे चाहिए, हमारा रिसोर्स जो है वो प्रॉपर यूटिलाइज होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स यूटिलाइज होगा और अच्छे से अच्छा काम हम लोग को, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, तभी हमारी सेल्स इंक्रीज होगी। तो प्लानिंग जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। हर काम को करने का तरीका होगा तो उसको पहले हम लोग प्लानिंग कर लेंगे, ताकि हम लोगों को एक आइडिया रहे, उसको काम करने का ईजी रहे, जो है कि उस काम को किस वे में करना है, उस काम को करने का तरीका क्या है। तो प्लानिंग रहेगी तो हमारे लिए ईजी रह जाएगा। प्लानिंग से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट होता है ऑर्गेनाइजिंग। जो प्लानिंग की है उनको ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा कि इस जगह पे ये काम होगा, इस जगह पे ये काम होगा, इस वे में ये काम होगा।
तो प्लानिंग होने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है कि ये बंदा ये काम करेगा, ये कंपनी के अंदर ये जगह हम लोगों ने प्रोडक्शन के लिए यूज़ लिए, ये सेल्स के लिए यूज़ लिए, या ये स्टोर रूम बना देंगे, सारा प्रोडक्ट्स दिया जाएगा। तो ये सब पूरा ऑर्गेनाइज करना भी ज़रूरी है, इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता है। और ऑर्गेनाइजिंग तभी होगी जब प्लानिंग कंप्लीट होगी। तो हम लोग कह सकते हैं दिस वॉज द सेकेंड स्टेप आफ्टर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग इज मस्ट नेसेसरी। ऑर्गेनाइजिंग के बाद हम लोग स्टाफिंग करेंगे। स्टाफिंग मतलब ऑर्गेनाइज तो हो गया, ऑर्गेनाइज होने के बाद हम लोग स्टाफ पे ध्यान देंगे हमारे कि जो किस काम को कौन स्टाफ करेगा, कौन किस में बेटर है। जैसे इस बंदे को सेल्स का काम अच्छा आता है तो इसको सेल्स में डालो, इसको फाइनेंस का अच्छा आता है तो इसको फाइनेंस में डालो। तो ये चीज़ भी हम लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, कौन किस में अच्छा है, कौन किसको किस चीज़ का एक्सपीरियंस है। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको उस चीज़ का आइडिया भी है तो उस फील्ड में उसको थोड़ा और मोटिवेट करना, उसको थोड़ी और ट्रेनिंग देना, हम लोग कह सकते हैं। उस फील्ड में उसको आइडिया देना कि उस फील्ड में काम करते कैसे हैं। कोई नया होगा तो उसको भी ध्यान रखाना। तो मतलब ये सब चीज़ें उसमें आ जाती है कि कौन राइट पीपल फॉर राइट जॉब। सबसे इम्पॉर्टेंट आ गया कि करेक्ट पीपल होना चाहिए करेक्ट जॉब के लिए। तो स्टाफिंग हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिस बंदे को जो काम आता है तो मुझसे डाले तो ज़्यादा बेटर रहेगा कंपनी के लिए भी। अब आ जाता है डायरेक्टिंग। अब पीपल तो अपॉइंट हो गए, अब उनको समझाना भी पड़ेगा काम। पीपल अपने अपने जगह पे अपॉइंट होने के बाद उनको काम समझाना पड़ेगा कि भाई ये काम इस तरीके से करना है। उनको नॉलेज तो है बट उनको बताना तो पड़ेगा, क्योंकि हर कंपनी का काम अलग अलग होता है। तो हमें उनको डायरेक्ट करना पड़ेगा कौन सा काम कैसे होगा, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो जाए। कम्युनिकेशन इफेक्टिवली एज वेल एज सुपरवाइज करना उनको, एम्प्लॉयज़ एट वर्क कि कौन सा वर्क कैसे करना, उनको मोटिवेट करना, ठीक है, उनको और इनकरेज करना। अब कोई किसी ने काम अच्छा किया तो उनको सबके सामने मोटिवेट करेंगे तो और वो इनकरेज होगा, ठीक है। उसको अच्छे से अच्छा रेवेन्यू, सैलरी टाइम टू टाइम, उनके फैसिलिटीज़ के लिए कुछ ऐसे कि भाई उनको प्रॉब्लम हो रही है तो उनको रेस्ट, ये नहीं ये काम करवाए जा रहे हो। तो ये एक गुड मैनेजर की वो हो जाता है कि वो उनको प्रॉपर डायरेक्ट करना ज़रूरी है पीपल को। उसके बाद आता है डायरेक्टिंग करने के बाद कंट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है कि भाई कहाँ किस चीज़ को कंट्रोल करना है। परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। करंट परफॉर्मेंस क्या चल रही है कंपेयर करना कि भाई करंट कौन कैसी चल रही है, पहले कैसी थी, डिक्रीज तो नहीं हो रही है। इम्प्रूवमेंट ही होना चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए कि भाई परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा अच्छी हो। नहीं हो रही है तो उनको ट्रेनिंग बेसिस पे डालो, ठीक है। तो हर चीज़ को कंट्रोल करना कि हमारी कॉस्ट कंट्रोल होनी चाहिए, कम से कम कॉस्ट लगनी चाहिए, ठीक है। हमारा रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होना चाहिए। हर कोई मैनेजर अपना काम पूरा प्रॉपर ढंग से कर रहा है नहीं कर रहा है, हर चीज़ पे कंट्रोल होना चाहिए। लाइक स्टाफ्स पे भी कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि अपने मर्जी से काम करें, अपने मर्जी हुई तब बैठ गए, ये भी नहीं। प्रॉपर उनके लिए भी रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। तो कंट्रोलिंग हर जगह नेसेसरी है और कंट्रोलिंग ही बेस रहता है हमारी अगली प्लानिंग के लिए। कंट्रोलिंग अच्छी हो उसका एंड रिजल्ट ही हमारे अगली प्लानिंग के लिए बेस रहता है। एंड रिजल्ट अच्छा आएगा तो उसी बेसिस पे प्लानिंग रहेगी। और हम लोगों को पता चल जाता है कि भाई कहाँ हम लोग अटके, जहाँ अटके जैसे इस चीज़ में हम लोगों को दिक्कत आ रही है कि स्टाफिंग में ये बंदा इस जगह पे अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो नेक्स्ट प्लानिंग में हम लोग क्या करेंगे, इसको जिस फील्ड में वो अच्छा है उस फील्ड में डालेंगे, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे प्रॉपर, ठीक है। स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइज करवाएंगे हम हमारे बिजनेस के अंदर की, जो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे, अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दे। ये चीज़ उसके अंदर आ जाती है। ओके, थैंक यू।